हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल F4 फाइनेंस में। दोस्तों, किसी भी स्टॉक को खरीदने के पहले उसके बारे में एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और एनालिसिस करने के लिए उस स्टॉक की कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कौन से बिजनेस में है, कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो कैसा है, और कंपनी जो है वो आगे जो फ्यूचर में प्लान क्या कर रही है, कंपनी कहाँ कहाँ से अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करने की बात कह रही है। और साथ ही हमें ये जानना जरूरी होता है कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या कह रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या कह रहा है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो वो कंपनी कितनी भी बढ़िया यहाँ पर ऊपर जा रही हो वो अंत में टूटेगी। और अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है तो कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर ही जाएगी। तो अगर आप भी किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको भी पता होगा कि सबसे पहले हमें जो है फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी भी कंपनी का स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो इस सब के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करा जाता है और कंपनी के बारे में पूरी डिटेल कैसे निकाली जाती है। साथ ही हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, फाइनेंशियल कंडीशन, जो कंपनी का जान होता है उसके बारे में कैसे रीड करा जाता है, उसका एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट क्या होता है, और साथ ही बहुत सारे जो रेशियो होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। आरओसी, आरओई, ये सब क्या होता है, ताकि हम किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को अगर खरीदना चाहें, 1 साल 2 साल हम इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहें तो उसके लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने जो है वो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के देख लिया, और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप ये वीडियो देखिए। आज की इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि कैसे भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 साल 4 साल 5 साल के लिए हमें किसी कंपनी का फंडामेंटल को कैसे रीड करना जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। तो सबसे पहले हम यहाँ जा करके देख लेते हैं अपना जो पूरा कंटेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए हम ये आ गए फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले जो है 2 तरह के होते हैं एनालिसिस। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जहाँ हेल्प टू इन्वेस्ट एंड इन्वेस्टर अंडरस्टैंड विच स्टॉक टू बाय। टेक्निकल एनालिसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हेन टू बाय। यानी कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स को 1 साल 2 साल या फिर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहते हैं तो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको जो है वो टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। हम टेक्निकल एनालिसिस आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करा जाता है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी जुटाई जाती है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें ब्रांच की तो फंडामेंटल एनालिसिस के 2 तरह के ब्रांच हैं। कौन कौन से ब्रांच है? पहला ब्रांच इसका अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट, हाँ ये देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और दूसरा अगर बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब होता है कि उस कंपनी को जो चलाने वाले लोग हैं, जो उसमें एमडी हैं, जो उसमें चेयरमैन है, या फिर उसमें जितने भी सीईओ है, उन सब का कैपेबिलिटी कैसा है, वो जो है वो पास्ट में कैसा परफॉर्म कर चुके हैं, और अगर दूसरी कंपनी में काम किया उन्होंने तो वो कैसा डिलीवर कर चुके हैं। तो ये होता है क्वालिटेटिव, यानी कि उनकी क्वालिटी कैसी है, ये कंपनी जो रन कर रहे हैं उनकी क्वालिटी जानना बहुत जरूरी है। तो ये होता है क्वालिटी। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होता है इकोनॉमी एनालिसिस, यानी कि कैसा चल रहा है कंपनी का, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। इंडस्ट्री एनालिसिस, यानी कि उस कंपनी जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रही है वो इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है और उसके अकॉर्डिंग ये जो कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है अपने इंडस्ट्री में। और तीसरा अगर बात करें तो कंपनी एनालिसिस, कंपनी के जो अंदर एनालिसिस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस के 2 ब्रांच है। पहला हो गया आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम बात करेंगे कंपनी के चलाने वाले जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, ये सब, उन सब के बारे में, उनकी कैपेबिलिटी कैसी है। और क्वांटिटेटिव में बात करेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्रियल एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब चलिए हम इसको एक एक करके सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी एनालिसिस। किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो देखिए, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इंक्लूड एवरी सिंगल डिटेल ऑफ द कंपनी। जाहिर सी बात है, सारी कंपनियां जो होते हैं क्वार्टरली रिजल्ट भी जारी करती है और एनुअली रिजल्ट। तो अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एनुअल रिजल्ट जो है वो उसका बहुत ज़्यादा डेटा देता है, उसके बारे में सब कुछ रहता है। कंपनी कैसा परफॉर्म की है, कंपनी का आने वाला बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी ने इस बार जो है वो कैसा परफॉर्म किया साल भर के अंदर, लॉसेस में रही, प्रॉफिट में रही, कैसे रही। ठीक है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा अगर बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, ये बहुत मस्ट चीज़ है। अगर कोई कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन अगर उसका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बेकार चल रहा है तो वो मैक्सिमम चांस है कि उसको ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका प्राइस जो है वो गिरेगा। लेकिन अगर इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छा है और कंपनी अगर उसका प्राइस फिर भी नीचे जा रहा है तो वो आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। क्योंकि कंपनी का अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो अंत में कंपनी जो है वो बहुत अच्छा करेगी और उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाना ही जाना तय है। ठीक है, इसीलिए बहुत बार देखा होगा कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं
उनका प्राइस जो होता है अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही ट्रेडर ये उसमें जो ऑपरेटर होता है वो बाहर निकलते हैं, तुरंत उसका प्राइस जो है वो पूरी तरीके से गिर जाता है। तो उसमें ऑपरेटर ऑपरेट कर देते हैं, क्योंकि कंपनी का कोई फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं होता, बस उसको ऑपरेटर अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं ताकि पंप और डंप का जो स्कीम है वो लागू हो सके, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने जो टाइटन में इन्वेस्ट किया था, टाटा ग्रुप की जो उस समय पेनी स्टॉक्स में थी, उन्होंने उसको जो है वो अमीर बना दिया, करोड़पति बना दिया। तो ये होता है जब कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया हो तो पेनी स्टॉक्स भी जो है बहुत ऊपर तक जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या कंटेन करता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स मतलब होता है कि उसके पास कितना जो है वो सामान है, सामान इन द सेंस ऑफ कितना उसके पास जो है वो, एक तरह से कह सकते हो अगर उसके पास जितना भी लैंड है, उसके पास फैक्ट्री और सब चीज़ है, उन सबको बेचने के बाद उसको कितना रुपया मिलेगा, उसी को बोलते हैं एसेट्स। और लायबिलिटी बोलते हैं उसके पास उधार कितना है, ठीक है। यानी कि चाहे बैंक का उधार हो, चाहे दूसरी और चीज़ से, या एनबीएफसी से, या फिर किसी और तरीके का उधार हो, वो कितना है उसको लायबिलिटी बोलते हैं। और एसेट्स बोलते हैं कि उसके पास कितना सामान है, बेचने पे उसको कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे फाइनेंशियल में। दूसरा हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई कंपनी अगर हम बात करें तो एट द एंड ऑफ द डे वो यही चाहती है कि हम प्रॉफिट कमा पाएँ, कोई कंपनी नहीं चाहती कि हम लॉस कमा पाएँ। तो हम यही देखना है इसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कहता है, इसमें इनकम कैसा रहा, एक्सपेंसेस कैसा रहा इस साल का, ठीक है, ये बात करेंगे। अगर आगे बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच रही है तो क्या उसको जो है वो हार्ड कैश मिल रहा है, या फिर उसको बहुत दिन इंतजार करने के बाद मिल रहा है, कितने दिन इंतजार करने के बाद मिल रहा है, या फिर अभी वो उधार पे सामान दे रही है। मान लेते हैं कि कोई कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, मान लेते हैं कोई कंपनी जो है वो सीमेंट बनाती है। अब सीमेंट अगर वो बेच रही है दूसरी कंपनी को, लार्सन एंड टुब्रो को मान लेते हैं वो बेचती है, लेकिन लार्सन एंड टुब्रो क्या करता है, उसको एक साल तक पैसे ही नहीं देता उसका, तो इसके पास कैश फ्लो आएगा? नहीं आएगा। लेकिन कंपनी जो है वो उसको सामान तो दे रही है, तो बनाने का खर्च तो लग रहा है, तो इसके पास कैश फ्लो क्या है? नेगेटिव कैश फ्लो है, क्योंकि कैश फ्लो आ नहीं रहा है, उल्टा इसका जो पैसा है वो खुद ही फंस रहे हैं। लेकिन कैश फ्लो अगर पॉजिटिव रहता है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी जैसे प्रोडक्ट डिलीवर के वैसे ही उसका जो ग्राहक है उससे इसको पैसे मिल गए, तो ये पॉजिटिव कैश फ्लो है, जिसकी वजह से ये कंपनी के पास और भी एक्सपेंड करने का और भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का पैसे रहते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कैश फ्लो। आगे अगर बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट, यानी कि अकाउंटिंग करने में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, अकाउंटिंग जो है वो कौन से फर्म से किया गया, ट्रस्टेबल फर्म्स है कि नहीं है, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पांचवा अगर बात करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ चार्जेज इन इक्विटी, यानी कि इक्विटी में अगर कोई चेंजेस है तो इसके बारे में स्टेटमेंट। यानी कि कभी कभी होता है कि जो इसमें अपने जो प्रमोटर होता है वो अपना इक्विटी या तो बढ़ा लेते हैं या बेच देते हैं, तो ये सब चीज़ें भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रमोटर अपना इक्विटी बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपनी में कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो अपना इक्विटी जो है वो बेच रहे हैं, तो ये सब भी जानना जरूरी है। और अगर वो खरीद रहे हैं तो उल्टा जस्ट उसका कि कंपनी जो है वो आने वाले समय में कुछ बहुत ही तगड़ा सोच के बैठी है, जिसकी वजह से प्रमोटर चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी अपने पास कर लें, और जैसे ही हम ये अपना एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद जब प्राइस बढ़ेगा तब हम बेच करके बहुत मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो है कंपनी एनालिसिस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूड एज वेल एज द कंसोलिडेट ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट, यहाँ पे देख सकते हो ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अब स्टैंड अलोन क्या होता है और कंसोलिडेट क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले अगर स्टैंड अलोन की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि टाटा का जो पूरा साम्राज्य है, टाटा का पूरा साम्राज्य है, उसमें टाटा स्टील आता है, टाटा मोटर आता है, और भी सारे जो टाटा की जितने भी प्रोडक्ट है, टाटा नमक से लेकर के टाटा टी, ये सब कुछ आता है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर के फाइनेंशियल डेटा पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे स्टैंड अलोन, यानी कि एकमात्र सिर्फ एक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे टाटा ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। जैसे अडानी पोर्ट्स हो गया, अडानी इकोनॉमिक जोन हो गया, अडानी पावर हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, उसमें अगर हम सिर्फ अडानी पावर के बारे में स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट कहलाएगा। लेकिन अडानी के जितने भी कंपनी हैं उन सबको अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्लियर हो गया। तो इन सब के बारे में भी जानना जरूरी है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो इसको यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, इस सबको मिटाता हूँ। अब आगे देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ अगर हम आगे बात करें तो आगे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम एल&टी की बात करते हैं तो देखिए एल&टी मतलब लार्सन एंड टुब्रो। हेड ऑफिस कहाँ है इसका, ब्रांचेस ऑफ इंडिया कहाँ है, ब्रांचेज आउटसाइड इंडिया कहाँ है, क्योंकि एल&टी जो है वो आपकी इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत सारी जगह पे ब्रांच है इसका, अबू धाबी, अमेरिका, मतलब ओवरऑल जो है बहुत बड़े बड़े देशों में इसका है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS। मैंने अभी आपको बताया कंसोलिडेट मतलब पूरी कंपनी के बारे में, चाहे उसकी सब्सिडरी हो चाहे और कोई हो। तो देखिए CFS इंक्लूड स्टैंड अलोन स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और ज्वाइंट वेंचर। यहाँ पे देख सकते हो सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और ज्वाइंट वेंचर, ये सब के सब जो है वो कंसोलिडेट फाइनेंशियल डेटा में आता है।
जैसे टाटा मोटर्स जो है उसकी अगर पेरेंट कंपनी की बात करते हैं तो टाटा सन्स जो पेरेंट है, ठीक है, टाटा सन्स का ही सारे कंपनी में, टाटा की जितनी भी कंपनी है उन सब में स्टेक है। तो पेरेंट कौन हो गई? टाटा सन्स हो गई। लेकिन टाटा मोटर में भी स्टेक है, टाटा स्टील में भी स्टेक है, टाटा नमक में भी है, टाटा टी में भी है, और सब जितने भी है, टाटा स्काई का इन सब में स्टेक है। तो ये सब जो हो गई वो इसकी सब्सिडरी हो गई, एसोसिएट हो गई, और जॉइंट वेंचर, टाटा अलग अलग कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर भी करती है, तो वो सब भी। तो उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन, सॉरी उसको बोलते हैं कंसोलिडेट, ठीक है। तो देखिए कंसोलिडेट में स्टैंड अलोन मिलता है, लेकिन स्टैंड अलोन में कंसोलिडेट नहीं है। मैं आपको एक बार यहाँ से समझा दे रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं कि ये जो है वो इसका है स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, ठीक है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये हो गया आपका कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS। तो स्टैंड अलोन जो है वो अकेला है, लेकिन अगर CFS की बात करेंगे तो CFS में स्टैंड अलोन भी आता है और अलग अलग कंपनियां सारी आती है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनियां की हम बात करेंगे तो स्टैंड अलोन, और अगर एक साथ बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेट। अब चलिए हम एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। आपने जब स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट किया होगा किसी भी कंपनी का, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कंपनी का स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसमें आपको बहुत सारे टर्म मिले होंगे, जैसे सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, एसोसिएट कंपनी क्या होता है, और भी ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, फाइनेंशियल डेटा कैसे रीड करा जाता है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब के बारे में हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। तो आपने नाम सुना होगा सब्सिडरी कंपनी, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए अ कंपनी इन विच पेरेंट कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% स्टेक इज नोन एज इट्स सब्सिडरी कंपनी। यानी कि मान लेते हैं कि टाटा सन्स जो है वो पेरेंट कंपनी है और टाटा मोटर्स जो है वो आपकी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो अगर ये आपकी हो गई टाटा सन्स और ये आपका हो गया टाटा मोटर्स, ठीक है। अब मान लेते हैं टाटा मोटर्स में टाटा सन्स का जो स्टेक है, यहाँ पे जो इसका स्टेक है वो 50% से ज़्यादा है। तो अगर 50% से ज़्यादा टाटा सन्स का स्टेक है टाटा मोटर में, तो टाटा मोटर जो है वो टाटा सन्स जो है उसकी सब्सिडरी है, ठीक है। क्लियर हो गया? जब कभी भी किसी कंपनी का दूसरे कंपनी में 50% से ज़्यादा का स्टेक हो जाए, चाहे 50.00001 ही क्यों ना हो, 50% से ज़्यादा हो जाए, तो वो कंपनी जिस कंपनी का स्टेक है इसमें उसकी सब्सिडरी हो जाती है। तो इस केस में ये जो टाटा मोटर्स है वो टाटा सन्स की सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखिए 50% स्टेक इज नॉन एज द टाटा कंपनी, ठीक है, यानी कि 50% से ज़्यादा का स्टेक हो जाएगा तो ये आपकी जो हो जाएगी वो। अब इसमें एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया, देखिए अ कंपनी होल्ड 55% स्टेक इन द कंपनी सी, 10 कंपनी से सब्सिडरी ऑफ कंपनी। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कंपनी जो ए है वो 55% स्टेक होल्ड करती है कंपनी सी में, इसलिए कंपनी सी जो है वो सब्सिडरी है कंपनी ए की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए आपको जो है वो पूरे तरीके से दिखाया भी है, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ए आपको जो है वो यहाँ पे दिखाया ब्लू कलर से, और कंपनी सी जो है वो आपका दिखाया रेड कलर से। कंपनी ए का होल्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो 55% है और कंपनी सी का होल्डिंग 45%। तो इसमें कंपनी सी जो है वो कंपनी ए की सब्सिडरी कंपनी हो गई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम अगला बात करते हैं। तो अगला टर्म है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होता है भाई, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो एसोसिएट कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो अ कंपनी इन विच पेरेंट कंपनी होल्ड 20 to 50% स्टेक इज नॉन एज द एसोसिएट कंपनी। यहाँ पे देख सकते हो 50 एज नॉन एज द एसोसिएट कंपनी। यानी कि इस केस में है, एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं ये कंपनी है ए और एक जो है वो ये कंपनी है जिसका नाम है बी। अब ए कंपनी का इसमें स्टेक जो है वो 20% से लेकर के 50% के बीच में है, ठीक है। तो अगर इसके बीच में स्टेक है ए कंपनी का बी कंपनी में, तो ए जो बी कंपनी है वो ए कंपनी की एसोसिएट कंपनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें 50% से कम है और 20% से ज़्यादा है, तो इसी को बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। तो अगर आप कभी एसोसिएट कंपनी नाम सुनो तो आप समझ जाओ कि कंपनी जिसका एसोसिएट है उसमें 20 से 50% के बीच में हिस्सेदारी है, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम अगला बात करते हैं। तो अगर अगला बात करें तो अगला है इक्विटी। आपने बहुत नाम सुना होगा, इक्विटी मार्केट, इक्विटी खरीद लो। तो ये आखिर इक्विटी है क्या? इक्विटी नाम से आप क्या समझते हो? आपने स्टॉक का नाम से समझते हो कि कंपनी का कोई एक शेयर, उसी को इक्विटी भी बोला जाता है कि इक्विटी खरीद लो, इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी के बारे में देखते हैं। तो देखिए इक्विटी यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, इक्विटी इज द मनी विच द बिजनेस इज इनिशियली स्टार्टेड, इन्वेस्टर हु बाय इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी जब शुरू में स्टार्ट होती है तो उसमें जितना भी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है एक प्रमोटर के द्वारा इनिशियल में, उसी को बोलते हैं इक्विटी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी जो है वो ए, इसको शुरुआत की गई, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, और इसमें उस समय जो है वो 10,000 रुपये लगाए गए। किसके द्वारा लगाए गए? मान लेते हैं कि कोई बी है जिसने इसमें जो है वो 10,000 रुपये लगाए, ठीक है। अब ये कंपनी उस समय तो प्राइवेटली स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब कंपनी ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने आ गई। अब इसने क्या किया? इसने 10,000 शेयर में इसको तोड़ दिया,
10,000 शेयर में इसको तोड़ दिया। अब आप जब भी एक शेयर इसका खरीदने जाते हो तो आपको जो है वो 1 रुपया चुकाना पड़ रहा है, तो यही 1 रुपया इसका इक्विटी हो गया। समझ गए आप? यानी कि कंपनी का ए जो कंपनी स्टार्ट हुई थी, जिसको बी ने स्टार्ट किया था 10,000 रुपये में, तो जब यह स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने आती है तब इसी को मान लेते हैं कि 10,000 शेयर में तोड़ दिया जाता है, तो पर शेयर का वैल्यू जो 1 रुपया हो गया, इसी को बोलते हैं इक्विटी। और यही जो है वो इसका इक्विटी है 10,000 रुपया, जो शुरुआत में इनिशियल स्टार्टेड टाइम पे बिजनेस के दौरान आपको लगाया गया था। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ये, इसी को बोलते हैं इक्विटी। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे आ गया रेगुलेटर। यहाँ पे 1 मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए रेगुलेटर, हर चीज़ का रेगुलेशन होता है। अगर सरकार चल रही है तो वो रूल रेगुलेशन से चल रही है, अगर पुलिस है तो वो रूल रेगुलेशन लागू करने के लिए है। तो स्टॉक मार्केट में भी रूल रेगुलेशन लागू करने के लिए एक बॉडी है, आपने नाम सुना भी होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बॉडी का नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत बार पेनल्टी लगाती है, बहुत बार बैन कर देती है, जो मतलब इलीगल एक्टिविटी करते हैं और इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं उन पर फाइन लगाती है, उनको बैन भी कर देती है। तो ऐसे ही बहुत सारी बॉडी है जो आपकी रेगुलेशन करती है। जैसे अगर हम बात करें तो आरबीआई फॉर ऑल बैंक, बैंक में जितना भी आपका जो रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करने का काम करती है आरबीआई। आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी लागू करती है। अगर बैन करने की बात हो नोट का तो वही आपकी सलाह देती है। और अगर इरडा की बात करते हैं उसके बाद, तो इरडा जो है वो जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे एलआईसी हो गया, फिर और भी हो गया, टाटा हो गया, टाटा जो एलआईसी चलाती है अपनी इंश्योरेंस, और भी चाहे रिलायंस के इंश्योरेंस, जितने भी देश में इंश्योरेंस कंपनी चल रही है उसको रेगुलेट करने की बॉडी जो है उसका नाम है इरडा। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट के लिए मैंने आपको बताया सेबी है जो आपकी करती है, सारा रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज को। और वैसे अगर एएमएफआई की बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ये आपकी म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने का काम करती है। तो रेगुलेटर का काम होता है कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत आए तो उसमें वो रिजॉल्व कर सके। कोई अगर इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, कोई गलत तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसकी जो रेगुलेटर बॉडी है वो वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो आप, और वहाँ से उसका समाधान मिल जाएगा। और ये खुद ब खुद देखती है कि जो सब कुछ चल रहा है वो आपका सही तरीके से चलता रहे। तो ये आपको क्लियर हो गया रेगुलेटर। अब हम आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस। 1 मिनट में यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितने तरह के होते हैं? बिजनेस अगर हम बात करें तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है फैमिली ओन बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशनली रन बिजनेस। अब हम एक करके दोनों के बारे में देखते हैं। तो फैमिली ओन बिजनेस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो होगा वो कोई फैमिली स्टार्ट करी होगी, कोई दादा परदादा या फिर किसी के पिताजी ने स्टार्ट करा होगा, या तो अब जा करके बहुत सारे इंडिविजुअल स्टार्टअप भी हो गए। तो जो कोई एक आदमी स्टार्ट करता है और वही चलाता है, और उसके जो फैमिली बाई उसके जो चलते आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी को बोलते हैं फैमिली ओन बिजनेस। यहाँ पे देख सकते हो, हेयर प्रमोटर शेयर होल्डिंग विल बी द हाइएस्ट also in this type of business if promoter himself is selling share on the regular basis and end up having very less share of his own company, the investor should stay away from such company। देखिए, अगर हम बात करें फैमिली ऑन बिजनेस में, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्टेक होता है किसी एक आदमी का। ठीक है, प्रमोटर का। ये देख सकते हो, प्रमोटर शेयर होल्डिंग विल बी द हाईएस्ट। तो अगर इसमें प्रमोटर का शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है तो ये फैमिली ऑन बिजनेस है। कभी कभी क्या होता है, 2 आदमी 3 आदमी या 10-10 आदमी मिलकर के स्टार्ट करते हैं, तो उसी को फैमिली ऑन बिजनेस ही बोलते हैं, क्योंकि वो एक क्लोज ग्रुप ने स्टार्ट किया। ठीक है, इसीलिए उसको प्रमोटर फैमिली ऑन बिजनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें प्रमोटर धीरे धीरे करके अपना जो है वो स्टेक बेच भी रहा है और बहुत कम स्टेक रह गया, तो भी इसमें जो है वो फैमिली ऑन बिजनेस ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टर है वो इस सब कंपनी से दूर रहते हैं। जितना भी आपका क्या करना है कंपनी को कैसे फ्यूचर दिखाना है, उसको सारा जो डेटा है वो फैमिली ऑन बिजनेस में इसका जो प्रमोटर है वही डिसाइड करता है। अब दूसरे बात करते हैं प्रोफेशनली रन बिजनेस। प्रोफेशनली रन बिजनेस का जो मेन काम है कि इसमें कोई भी प्रमोटर नहीं होता, किसी का भी मोनोपोली नहीं होता। ये सब जो चलते हैं वो सीईओ चेयरमैन ये सब चलाते हैं, और वो सब सैलरी बेस्ड होते हैं। किसी भी उस कंपनी में किसी का भी अपना मालिकाना हक नहीं होता। जैसे फैमिली ऑन बिजनेस में मालिकाना हक है। अगर मैं बात करूँ रिलायंस की, तो रिलायंस में जो मालिकाना हक है अंबानी का। लेकिन वहीं अगर हम लार्सन एंड टुब्रो की बात करते हैं तो वो प्रोफेशनली रन बिजनेस है, उसका कोई मालिक नहीं है। आप जाकर के देख लो, लार्सन एंड टुब्रो जो है वो विदेशी द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब अगर बात करते हैं तो वो एक तरह से प्रोफेशनली रन बिजनेस है, वो उसे कोई मालिक नहीं है उसका। लेकिन वहीं रिलायंस की बात करते हैं तो मुकेश अंबानी जी उसके मालिक हैं। धीरू भाई अंबानी जी ने स्टार्ट किया था और अभी उनके जो दोनों बेटों में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो वैसे ही प्रोफेशनली रन बिजनेस में कोई मालिक नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हो, हेयर प्रमोटर शेयर होल्डिंग विल द लोवेस्ट, यानी कि बहुत कम रहता है। अलग अलग प्रमोटर के शेयर हैं, जैसे आप एल&टी में देखोगे तो अलग अलग प्रमोटर, डोमेस्टिक हो, फॉरेनर हो, ये सब का स्टेक है, लेकिन मालिक कोई नहीं है इसमें। ऑल्सो इन प्रोफेशनली रन बिजनेस इफ द प्रमोटर शेयर होल्डर इज जीरो इट इज नॉट ट्रीटेड एज प्रॉब्लम, यानी कि अगर प्रमोटर का शेयर होल्डिंग जीरो हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगी भाई, क्योंकि ये तो प्रोफेशनली रन है, इसमें प्रमोटर का रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। जितना भी आपका इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो प्रोफेशनली लिया जाता है। तो आप समझ गए कि बिजनेस 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अब हम चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, वो हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 मिनट हाईलाइट कर देता हूँ, बल्क डील।
बल्क डील आपने सुना होगा कि बहुत बार बोल इस कंपनी में बल्क डील देखने को मिला, इस कंपनी में बल्क डील देखने को मिला, और उसी के अनुसार उसके जो स्टॉक प्राइस है वो या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ये होता कैसे है, इसके बारे में क्या है, बल्क डील होता क्या है, तो देखिए बल्क डील इज डील विच मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर आर बाउट और सोल्ड विद इन अ सेकेंड इफ प्रमोटर इज ऑन द सेलिंग साइड एंड इन्वेस्टर शुड स्टे अवे फ्रॉम सच एंड द वाइस वर्सा। देखिए बल्क डील में क्या होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ शेयर आर बाउट और सोल्ड विद इन अ सेकेंड, यानी कि मान लेते हैं कि लाखों शेयर अगर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहे हैंड, एक बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है, तो उसी को बोलते हैं बल्क डील। यानी बहुत अमाउंट में, मान लेते हैं लाख शेयर, 10 लाख शेयर, यहाँ तक कि करोड़ों शेयर अगर वो एक हैंड से दूसरे हैंड में खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं बल्क डील। अब मान लेते हैं कि इसमें प्रमोटर जो है वो बेच रहा है, तो प्रमोटर कब बेचता है, जब उसको दिखता है कि मेरी ही कंपनी में आने वाले फ्यूचर में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी, इसलिए मैं अभी जो अच्छे खासे प्राइस मिल रहा है उस पर मैं शेयर को बेच करके निकल रहा हूँ। तो अगर वो बल्क डील बेच रहा है उसको, तो जाहिर सी बात है कि हम सबको समझ जाना चाहिए कि प्रमोटर इसमें से बेच के निकल रहा है, इसका मतलब है कि इसकी कंपनी में कोई ना कोई दिक्कत है। तो हमें इन सब कंपनियों से शुड स्टे अवे फ्रॉम सच कंपनी। और अगर हमें दिख रहा है कि प्रमोटर अपनी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहा है, बल्क डील के थ्रू खरीद रहा है, तो हमें उस कंपनी में एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो कंपनी जो है वो आने वाले समय में बहुत बढ़िया करेगी। तभी उसका जो प्रमोटर है, जो उसका मालिक है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया बल्क डील क्या होता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे है ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर ये नहीं होता तो कोई भी कंपनी कुछ भी अपना डेटा जारी कर देती है और किसी को भी विश्वास हो जाता है कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छा खासा चल रहा है और इसका जो है वो बहुत अच्छा खासा रिपोर्ट है, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर ये ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं होता तो, क्योंकि ऑडिटर्स रिपोर्ट जो होता है वो एक तरह से बताता है, आईना दिखाता है किसी कंपनी को। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि कोई भी ऑडिटर किसी कंपनी के लिए काम नहीं करता, काम तो करता है कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी के बारे में झूठ नहीं छाप सकता। कंपनी अगर लॉस में है तो वो लॉस दिखाएगा और अगर वो प्रॉफिट में है प्रॉफिट दिखाएगा। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रस्टेबल ऑडिटर को हायर करती है। ठीक है, तो इसमें ऑडिटर क्या काम करता है, ऑडिटर काम करता है किसी भी कंपनी के बारे में फाइनेंशियल डेटा से लेकर के सब कुछ के बारे में सही सही जानकारी बताना, क्योंकि लास्ट में ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट देता है उसमें उस ऑडिटर के जो सीए आप बोलते हो उसके साइन होते हैं और उसकी ट्रस्टेबिलिटी बन जाती है कि ये जितने भी आपकी रिपोर्ट जो पब्लिश हो रही है उसमें उस ऑडिटर ने जो ऑडिट किया है इस कंपनी के बारे में जितना भी फाइनेंशियल डेटा बताया, चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, रिवेन्यू हो, वो सब कुछ सही सही है। क्योंकि अगर वो गलत बताएगा तो उस पर केस हो जाएगा, सेबी उसको बैन करेगी, उस पर चार्जेस करेगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऑडिटर की गलत रिपोर्ट के कारण ही बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि वो जो है गलत रिपोर्ट प्रॉफिट का दे देते हैं लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। ऑडिटर्स रिपोर्ट डिस्क्लोज इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द ऑडिट शेयर when the report contain true and fair review phrase it consider as reliable opinion graph and key audit matters paragraph are very important in the। देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये जो होता है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द ऑडिट और शेयर होल्डर व्हेन इट कंटेन ट्रू एंड फेयर फ्रेज इट कंसीडर अ रिलायबल ओपिनियन पैराग्राफ और की। यानी कि जब कभी ऑडिट रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर रिव्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसको रिलायबल है, यानी विश्वास किया जा सकता है। और ओपिनियन पैराग्राफ एंड द की जो ऑडिटर मैटर्स होता है, पैराग्राफ ये सब जो होता है वो दिखाया जाता है। ठीक है, तो जब भी कभी ऑडिट रिपोर्ट आप पढ़े किसी भी कंपनी का, चाहे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो उसके बारे में आप देखो कि वो ऑडिट कौन से ऑडिटर से किया गया है। जितना ज़्यादा ट्रस्टेबल ऑडिटर उतनी ज़्यादा विश्वसनीयता बढ़ती है उसकी। ठीक है, और उसमें ढूंढा करिए कि ट्रू एंड फेयर व्यू फ्रेज है कि नहीं, अगर है तो इसको बहुत ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। और मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो कभी भी ऐसा छोटी हरकत नहीं करती, कभी भी ये सब मैनिपुलेट नहीं करती, क्योंकि बड़ी कंपनियों पर सबका नज़र रहता है। कांड करती है छोटी कंपनियां जिस पर बहुत कम लोगों का नजर रहता है। इसलिए जब कभी भी आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हो ये सोच करके कि इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत अच्छा है, तो आप एक बार ऑडिटर रिपोर्ट भी पढ़िए और ऑडिटर रिपोर्ट ने किसने प्रकाशित किया, उसमें जो साइन है वो किसके साइन है और वो कितना ट्रस्टेबल है, इसके बारे में जानकारी जरूर जुटाइए। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक तरह से आपको बताता है कि उस कंपनी के बारे में क्या चल रहा है सही सही। ठीक है, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं जो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। कभी भी कंपनी का आपने बैलेंस शीट देखा होगा तो बैलेंस शीट आपको जो है वो कुछ ऐसे ही दिखा होगा, ये तरह से। ठीक है, आप यहाँ पे एक मिनट, मैं यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखा होगा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी एंड लाइबिलिटी का जो ऑप्शन है यहाँ पे, एक मिनट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी का ऑप्शन, इसमें आपको देख सकते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर वारंट, ये सब हो गया। दूसरा अगर बात करते हैं शेयर एप्लीकेबल मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा अगर बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें आपका हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिफर टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग। आगे अगर बात करते हैं तो आगे देख लेते हैं इसका, आगे देखिए करंट लाइबिलिटी, इसमें क्या क्या है तो देखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेडर पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म पेएबल। अगर हम एसेट्स की बात करते हैं, मैंने आपको बताया एसेट्स मतलब इसके पास कितना जो है वो संपत्ति है। तो नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं तो देखिए फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में क्या आता है, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन द प्रोसेस एंड द इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफेंडर टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड द एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स।
आगे अगर बात करते हैं करंट एसेट्स में, तो करंट एसेट्स में देखिए क्या क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड द इन्वेंट्री। तो ये सब जितने भी है ये सब के बारे में हम एक एक करके सबके बारे में समझेंगे कि ये सब जितना भी आप देख रहे हो, ये जो बैलेंस शीट में दिया रहता है, इन सब का मतलब क्या होता है और इन सबको पढ़ करके हम क्या समझेंगे कि हमें कौन सा डेटा को पढ़ना चाहिए और इसके बारे में क्या समझना चाहिए। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इसमें यहाँ पे देख सकते हो ये शेयर होल्डर फंड क्या होता है, ये आप देखिए ये नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट, इसके बारे में क्या आप पढ़ेंगे, करंट एसेट, इस सब के बारे में पूरा पढ़ेंगे, तब जा करके आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा को पढ़ सकते हो, किसी कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ सकते हो और आप डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पे आपको दिखा होगा शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर मनी कोर फंड विच इज बिन द बिजनेस इज स्टार्टेड, यानी कि शुरुआत में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो प्रमोटर का पैसा लगा था उसी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। मान लेते हैं कंपनी कोई ए है, इस कंपनी में एक आदमी बी ने 10,000 रुपया लगाया, 1 मिनट 10,000 रुपया यहाँ पे लगाया और अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, कपड़े की फैक्ट्री स्टार्ट की। तो ये जो कपड़े की फैक्ट्री स्टार्ट की, तो ये जो आपका जो पैसा है इसी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, जो शुरुआत में इसने स्टार्ट की। बाद में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसी कंपनी को प्रॉफिट को और ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट किया, और ज़्यादा बढ़ता रहा, तो उसको नहीं। जो शुरुआत में यहाँ पे प्रमोटर मनी, यहाँ पे देख रहे हो फंड विच इज बिजनेस इज स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट करने के समय जो पैसा लगाया गया था उसी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब दूसरा देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व का मतलब आप जानते हो, मतलब पहले से अपना पैसा को रखना, और सरप्लस मतलब पैसा का बढ़ जाना। तो देखिए प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस विच आर रेंटेड विद द कंपनी इज नोन एज द रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि मान लेते हैं कि कोई कंपनी ए है, 1 मिनट आपको यहाँ पे एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। मान लेते हैं कोई कंपनी ए है, सबका सब एग्जांपल से आपको समझाना हो, ठीक है। इसने 1 साल के अंदर जो है वो 1,000 रुपये का बिजनेस किया और इसने जो इसमें जो है 800 रुपये लगाए थे। कितना लगाए थे? 800 रुपये। मान लेते हैं ये कंपनी जो है वो फुटबॉल बनाती है, 800 रुपये इसको खर्च हुए फुटबॉल बनाने में, चाहे इसका लेबर से लेकर के कॉस्ट सब कुछ, मार्केटिंग लेकर सब कुछ, और इसने जो कमाया वो 1,000 रुपये कमाया। तो इसने प्रॉफिट कितना जनरेट किया साल भर के बाद की अगर बात करते हैं? 200 रुपये। तो इसका 200 रुपया जो हो गया ये इसका सरप्लस हो गया, रिजर्व और सरप्लस इसी को बोलते हैं। यानी कि कंपनी के अकाउंट में अगर बात करते हैं तो शुरुआत में 800 रुपया था, इसी को खर्च करके इसने फुटबॉल बनाया और ये 1,000 रुपया में इसको बेचा। अब 1,000 रुपया पे बेचने के बाद इसको जो 200 रुपया मिला इसको रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे समझ लीजिए एक बार फिर से, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं आपको लैंग्वेज समझा देता हूँ। प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस विच आर रिटेन्ड विद द कंपनी इज नोन एज द रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि प्रॉफिट जो कमाई कंपनी ने वो कंपनी के पास ही रहता है, उसी को रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। कभी कभी रिजर्व और सरप्लस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद कंपनी या तो उसको डिविडेंड में दे देती है, या तो कंपनी कभी कभी क्या करती है उसके जो है वो अपना एक्सपेंड कर लेती है अपना बिजनेस, ठीक है। आगे अगर बात करें, जनरल रिजर्व एंड रिटर्न अर्निंग एंड सिक्योरिटी प्रीमियम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस। द टर्म रिजर्व एंड सरप्लस इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड एज अदर इक्विटी, यानी कि इसको एक साथ अदर इक्विटी भी कह सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस को अदर इक्विटी भी कहते हैं। इसका मतलब हो गया कंपनी जो प्रॉफिट कमाई है वो कंपनी अगर अपने पास रख रही है तो इसी को बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। आई होप ये क्लियर हो गया। अब नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब आपके पास किसी का पैसा उधार लिया हुआ है और आपको देना है, चुकाना है आपको, तो आपके ऊपर लायबिलिटी है, आप लायबल हैं कि किसी का उधार पैसा लिया जो है उसको आप चुकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉन करंट है। करंट मतलब क्या होता है? अभी तुरंत, और नॉन करंट मतलब अभी तुरंत नहीं। तो जाहिर सी बात है नॉन करंट मतलब कि बहुत लेट टाइम में, 1 साल 2 साल, यहाँ तक कि कभी कभी कंपनी बैंक से लोन लेती है तो वो 5-5 10-10 साल तक के लिए लेती है, तो उसी को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। यानी कि कंपनी लायबल तो है चुकाने के लिए पैसा, लेकिन उसको जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, यानी कि अभी करंट में नहीं चुकाना है, उसी को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं फिर से वही कंपनी ए है, कंपनी अपना जो है वो फुटबॉल का काम करती है, उसके लिए 800 रुपया जुगाड़ करना है, तभी वो जो है फुटबॉल बना पाएगी और उसको 1,000 रुपया में बेचेगी, ठीक है। तो कंपनी के पास 800 रुपया है नहीं, कंपनी के पास मान लेते हैं सिर्फ 200 रुपया है। तो उस केस में क्या करेगी कंपनी जो है वो 600 रुपया जो है वो किसी बैंक से लोन लेगी। मान लेते हैं बैंक बी से कंपनी ने 600 रुपया लोन लिया, तो इस कंपनी ने इसके साथ लोन लेने के समय ये टर्म एंड कंडीशन साइन किए कि मैं आपको ये जो है वो 2 साल के बाद दूंगा, ये जो पैसा है 2 साल के बाद दूंगा, आप इंटरेस्ट ले लेना लेकिन मैं 2 साल के बाद दूंगा। तो ये जो है वो बहुत टाइम के लिए है, 2 साल के लिए है। तो जब 1 साल से ज़्यादा के लिए कोई उधार लेता है तो उसी को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो इस केस में ए के ऊपर लायबिलिटी तो है लेकिन ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि कंपनी ने जो 600 रुपये लिए हैं ये 2 साल के लिए हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। आई होप अब मैं इसके बारे में आपको डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ देता हूँ। देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, लायबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर इज नॉन एंड नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने आपको बताया 1 साल के बाद अगर कोई पेएबल है तो उसे नॉन करंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी आर डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स। मैंने बताया आपको, इट इज़ कॉल्ड एज द लोन फंड। इफ लोन फंड आर एक्सेसिवली हाई देन ओन फंड
इट इज़ वेरी रिस्की टू इन्वेस्ट सच कंपनी। एग्जाम्पल सुजलॉन, जेट एयरवेज एंड रिलायंस कम्युनिकेशन। देखिए मैं बता दूं आपको कि नॉन करंट लायबिलिटी जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है, चाहे हम उसको उधार बोल लें या कुछ भी बोल लें, लेकिन 1 साल से ज़्यादा के लिए लिया गया उधार नॉन करंट लायबिलिटी होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर नॉन करंट लायबिलिटी इक्विटी से ज़्यादा हो गया, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डिंग फंड उससे ज़्यादा हो गया, तो वह बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है, वेरी रिस्की माना है। मान लेते हैं कि प्रमोटर को उसमें 200 रुपया लगा है और प्रमोटर ने 600 रुपया उधार लेकर के अपनी कंपनी में लगा दिया, तो कंपनी अगर डूब गई तो कंपनी तो ऑलरेडी 200 रुपया का ही उसके पास फंड है, लेकिन 600 रुपया उसने जो है वो उधार लेकर के लगाया है, तो कंपनी अगर डूब गई तो उसको बैंक तो उसका जान ले लेंगे। बैंक अगर बिके गई कंपनी तो सबसे पहले बैंक को पैसा जाएगा, आप जो उसमें इन्वेस्टर हो आपको तो लास्ट में मिलेगा, सबसे पहले तो बैंक को मिलेगा जहाँ से उधार लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और इसी से अगर इस सब कंपनी में आपको दिख रहा है तो इन सबसे दूर रहें। अगर कुछ एग्जांपल की बता दूं तो सुजलॉन, जेट एयरवेज और रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं, रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि आरकॉम के नाम से पहले जाना जाता था, अनिल अंबानी की कंपनी, जो कि अब लगभग बर्बादी हो गई, बहुत ज़्यादा उसके पास लोन हो गए, तो ऐसे कंपनियों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो करंट लायबिलिटी, जस्ट इसका आ गया अभी जो हम बात कर रहे थे उसी का। तो करंट लायबिलिटी में वही सब है, उधार लिया है कंपनी ने लेकिन 1 साल से कम में इसको चुकाना है। करंट लायबिलिटी विच इज पेएबल विद इन 1 ईयर इज नॉन एज करंट लायबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नॉन करंट एसेट्स, देखिए नॉन करंट एसेट्स मतलब एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट आफ्टर 1 ईयर आर नॉन एज नॉन करंट एसेट्स। यानी कि मैंने आपको बताया एसेट्स मतलब क्या होता है, आपके पास अगर उसको बेचोगे तो कितना रुपया आपके पास आएगा, वही उस कंपनी का एसेट्स होता है। यहाँ भाई हो गया नॉन करंट एसेट्स। तो अगर आप किसी कंपनी का आपके पास एसेट्स है जिसको 1 साल के बाद बेचने पर ही आपको कैश मिलेगा, यहाँ पे देखिए एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट आफ्टर 1 ईयर आर नॉन एज नॉन करंट एसेट्स। यानी कि एसेट्स को बेचने के बाद अगर आपके पास पैसे मिल सकते हैं और 1 साल के बाद अगर मिलेंगे तब आप उसको बोलोगे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं कोई कंपनी है ए, फिर से वही एग्जांपल, इस कंपनी ने एक फुटबॉल बनाया, मान लेते हैं 300 फुटबॉल बनाए, 300 में इसकी जो बिक्री है वो 200 फुटबॉल की ही बिक्री है, तो 100 फुटबॉल इसके पास क्या है एक्स्ट्रा बचे हुए, ये अगले साल बिकेंगे, तो इसके पास इस फुटबॉल के बेच करके पैसे तो आएंगे, लेकिन क्या अभी आएगा, नहीं आएगा। कब आएगा, 1 साल बाद जब इसका बिकेगा, तो ये इसका नॉन करंट एसेट्स हो गया। पैसे तो इसके आएंगे, एसेट्स तो है, लेकिन अभी नहीं आएगा, इसका जो है वो 1 साल बाद आएगा, 1 ईयर के बाद आएगा, तो ये जो हो गया नॉन करंट एसेट्स हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरा करंट एसेट्स, जस्ट इसका अपोजिट जो मैंने आपको बताया अभी, एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट बिफोर 1 ईयर आर नोन एज करंट एसेट्स। यानी कि वैसे एसेट्स जो कभी भी आप बदल सकते हो उसको कैश में, जब जरूरत पड़ी उसको बेच दो और आप कैश जो है वो पैसे ले लो, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कंपनी ये है, फिर से वही, इसने कोई यहाँ पर जा करके एक ज़मीन खरीदा। ठीक है, कंपनी ने ज़मीन खरीद ली यहाँ पे। अब कंपनी क्या हो गया, ज़मीन खरीदने के बाद कंपनी को जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चली गई। अब ज़मीन इसके पास पड़ा हुआ है, यह मान लेते हैं कि 200 करोड़ का इसके पास ज़मीन है, लेकिन ज़मीन जो है वो ऐसे खाली पड़ा हुआ है और इस ज़मीन का इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और ज़मीन ये ने खरीदा था अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन कंपनी ने जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस देख लिया। अब क्राइसिस देखने के बाद कंपनी चाह रही है कि मैं इस क्राइसिस से निकलूँ, अपना जितना भी पैसा है उसको थोड़ा यूज करके निकलूँ। तो पैसा तो इसका कहाँ फंसा हुआ है, 200 करोड़ इसका इस ज़मीन में फंसा हुआ है, तो ये चाहती है कंपनी कि इसको बेच करके निकले। तो ये तुरंत जाती है कंपनी ब्रोकर से मिलती है और इस ज़मीन को बेच देती है, और ये 200 करोड़ की जगह पे इसको 210 करोड़ भी मिल सकते हैं, 220 करोड़ भी मिल सकते हैं, क्योंकि ज़मीन का रेट तो रोज़ बढ़ता है। तो ये जो इसको बेच करके तुरंत जो इसको पैसे मिल रहे हैं 1 साल के अंदर मिल रहे हैं, क्योंकि जब चाहे तब बेच देगी और तभी पैसे मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ज़मीन खरीदने के लोगों, तो इसी को बोलते हैं करंट एसेट्स। यानी कि इसके पास तुरंत पैसे आ सकते हैं, जब आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत हो और तुरंत आप बेच करके पैसे कमा सको तो उसको बोलते हैं करंट एसेट्स, और जब आपको पैसे की ज़रूरत हो लेकिन 1 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा तो उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए करंट इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल 6 मंथ एफडी गोल्ड एंड स्टॉक्स। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए है एफडी में या फिर गोल्ड में या स्टॉक्स में, तो उसको बोलते हैं करंट एसेट्स, ये करंट इन्वेस्टमेंट। यानी कि अभी के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कंपनी के पास कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है और कंपनी को वो पैसा बाद में जरूरत पड़ता है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी गोल्ड खरीद के रख देती है। मान लेते हैं 200 करोड़ कंपनी के पास आ गया, लेकिन कंपनी का अभी जो है वो मिड टर्म चल रहा है, कंपनी ने प्रोडक्ट जितना बनाना था बना लिया, कंपनी को अभी कोई जरूरत नहीं है, तो ये पैसा ऐसा थोड़ी कि बैंक में रखेगी, कंपनी इसका एफडी कर देती है। मैक्सिमम कंपनी ऐसे ही करती है, एफडी कर देती है, गोल्ड में डाल देती है या फिर स्टॉक्स में खरीद लेती है। बहुत सारी कंपनियां सेफ खेलती है तो वो एफडी दे देती है, या फिर वो जो है वो गोल्ड खरीद लेती है, और बहुत सारी कंपनियां जो होती है वो और सारी टर्म में लगा देती है, तो इसी को बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम अगला बात करते हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है कि कोई सामान, वो जो कंपनी है वो उसी को बोलते हैं इन्वेंट्रीज, यानी कि कंपनी के पास जो सामान है वो कितना सामान पड़ा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा सामान है तो वो बहुत बड़ा इन्वेंट्री है, और बहुत कम सामान है तो छोटा इन्वेंट्री है। अगर कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर मान लेते हैं कि वो फुटबॉल बेचता है, इतने देर से एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं तो फुटबॉल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कोई शॉपकीपर है, वो मान लेते हैं कि वो 200 फुटबॉल मंगाया, 200 फुटबॉल बेचने के लिए मंगाया। अब 200 में उसका जो है वो 50 फुटबॉल बिका है, 150 फुटबॉल इसका जो है वो रह गया। तो इसके पास इन्वेंट्री कितना का है, 150 का इसके पास इन्वेंट्री, इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री। जितना इसके पास सामान है इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री। कोई कंपनी है, मान लेते हैं ये कंपनी है, सीमेंट बना रही है, मान लेते हैं 50,000 पैकेट सीमेंट बनाई, ठीक है, बोरा जिसको बोलते हैं, कट्टा बोल लो, उसको सीमेंट बनाए, जिसमें से 2,000 जो है वो उसको बेच दे। इसके पास इन्वेंट्री कितना का बचा, 3,000 का बचा, 3,000 का इन्वेंट्री, तो इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझ लो। देखिए, इन्वेंट्री आर द आइटम इन विच बिजनेस डील, दे आर ब्रॉड विद एन इंटेंशन टू सेल। एग्जाम्पल, गारमेंट शॉप बाय गारमेंट विद एन इंटेंशन टू सेल। यानी कि ये आइटम है जिसमें बिजनेस डील करती है। यानी कि बिजनेस, अगर सीमेंट बनाने वाली कंपनी है तो वो बिजनेस क्या है उसका, सीमेंट बनाना। तो आइटम उसके लिए क्या हो गया, सीमेंट हो गया। तो सीमेंट का जो कट्टा हो गया वो उसका इन्वेंट्री हो गया। अगर हम बात करते हैं तो वो इंटेंशन क्या रखती है, बेचने का इंटेंशन रखती है। कोई भी कंपनी अगर काम बिजनेस कर रही है तो वो यही चाहती है कि मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ दिया है, गारमेंट शॉपकीपर बाय गारमेंट्स विद एन इंटेंशन टू सेल। यानी कि अगर हम बात करते हैं गारमेंट की शॉपकीपर की, जो कपड़े बेचते हैं, तो वो इसीलिए बाय करते हैं कि उसको बेच सके, ये ना कि अपनी दुकान की शोभा बढ़ा सके। तो उसका इन्वेंट्री उसी को बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे है यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लासिक। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं। ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल। तो अ कस्टमर फ्रॉम होम द मनी इज रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इज इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज ए क्रेडिट सेल। देखिए, अ कस्टमर फ्रॉम होम द मनी इज रिसीवेबल, यानी कि मान लेते हैं कि कोई कंपनी ए है, फिर से एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, एक मिनट। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। कंपनी ए से कंपनी बी में सामान जाता है। मान लेते हैं फुटबॉल का एग्जांपल ले रहे हैं, फिर से फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं। 200 फुटबॉल इसने बेचा कंपनी बी को। इसका अगर मान लेते हैं कि एक फुटबॉल का दाम अगर 100 रुपया है तो 200 फुटबॉल का दाम कितना हो गया, 20,000 हो गया, 20,000। तो ये 20,000 रुपया बी जो है वो ए को देगा। लेकिन बी जो है वो ए को अभी नहीं पैसे दे रहा है, 1 साल बाद, 2 साल बाद दे रहा है। तो इसको बोलते हैं कि ये रिसीव नहीं हुआ, ट्रेड में जो पैसे रिसीव होने थे वो नहीं हुआ, इसको नहीं हुआ। लेकिन बी तुरंत अगर 20,000 रुपया इसको दे देता है तो इसी को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। यानी कि ये जो ट्रेड हुआ, ये जो एक जगह से दूसरी जगह सामान गया, कंपनी ए से कंपनी बी तक, तो उसका जो ट्रेड होने के बाद जो पैसा है वो इसको मिल गया, इसी को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अ कस्टमर फ्रॉम होम द मनी इज रिसीवेबल, यानी कि जहाँ से पैसे मिल जाते हैं उसको ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज ए क्रेडिट सेल, यानी कि जहाँ पे पैसे तुरंत मिल जाते हैं या फिर पहले पैसे दे दिए जाते हैं, कभी कभी एडवांस दे दिया जाता है कि ये आप सामान मुझे ही दोगे, तो उसमें भी क्या है, पहले पैसे मिल गया, तो उसी को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। यानी ट्रेड जो हो रहा है उसको रिसीवेबल हो रहा है। आगे अगर बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सेविंग बैंक अकाउंट बैलेंस कैश ETC, यानी कि कोई कंपनी है उसके पास जितना ज़्यादा हार्ड कैश है उसी को बोलते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट, यानी कि जब चाहे वो तब इसको जो है वो पैसे में बदल करके यूज कर सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कंपनी ए है, कंपनी ए के पास एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में मान लेते हैं 200 करोड़ पड़े हुए हैं, और इसके पास एक लॉकर है, बैंक लॉकर भी है। बैंक लॉकर में मान लेते हैं 200 kg गोल्ड पड़ा हुआ है। तो इसके पास जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है ये दोनों है। इसमें कैश कितना है, 200 करोड़ का कैश है जो इसके पास बैंक में पड़ा हुआ है, और कैश इक्विवेलेंट ये 200 kg गोल्ड है। ये जो गोल्ड है ये इसका कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसको तुरंत बेच करके तुरंत इसका कैश निकाला जा सकता है, तो इसी को कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, कैश और कैश इक्विवेलेंट इसी को बोलते हैं। कंपनी के सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस रहता है, और इसके पास अगर कोई गोल्ड है, कोई अगर सिल्वर है, कुछ और है जो तुरंत बेच करके पैसा कमाया जा सकता है, चाहे हम बात कर ले कुछ और चीज़ की, तो इसी को बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम अगला टर्म बात करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ईजी लोन्स गिवन टू एन एम्प्लॉय। मान लेते हैं कि कोई कंपनी को जरूरत पड़ गई पैसे की, मान लेते हैं 200 करोड़ की जरूरत पड़ गई, लेकिन कितने दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, या तो 2 महीने के लिए, या 3 महीने के लिए, या 4 महीने के लिए, या 6 महीने के लिए, 1 साल से कम, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो लेस देन 1 ईयर के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ गई ये 200 करोड़ रुपया, चाहे 200 करोड़ मान लो, 300 करोड़ मान लो, या फिर यहाँ हम मान लेते हैं 1 करोड़ की ही जरूरत पड़ गई, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म्स लोन्स, ठीक है। ये हो गया। अब एडवांसेस क्या होता है वो तो आप भी जानते हो, जब किसी काम को करने से पहले किसी को पैसे दे दिए जाते हैं तो उसी को एडवांस बोलते हैं। बहुत सारा क्या होता है, कंपनी में किसी एम्प्लॉय को पैसे की जरूरत पड़ जाती है। मान लेते हैं कंपनी ए है जिसमें एक एम्प्लॉय जो है बी काम कर रहा है, अब इसकी सैलरी मान लेते हैं 1,000 रुपये सैलरी है। अब ये 1,000 रुपये सैलरी है, और अभी आज का दिन कौन सा चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है,
जुलाई का आज जो है वो 2 तारीख है, लेकिन इस बी को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो गई। ये 10,000 रुपया है जो इसकी सैलरी है, उससे काम नहीं बन पाया, तो ये ए के पास जाएगा, इसके एचआर को अप्रोच करेगा कि मुझे एडवांस दे दीजिए। तो ये जो कंपनी है इसकी एचआर जो है जुलाई का पैसा इसको एडवांस में 10,000 रुपया दे देगी, क्योंकि जुलाई का महीना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये 10,000 रुपया इसका जो है वो एडवांस में मिल गया, इसी को बोलते हैं एडवांसेस। ठीक है, तो ये सारा जितना भी टर्म था, आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी चीज़ इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, सब मैंने एक एक करके आपको समझाया। अब आगे अगर हम बात करते हैं 9th पॉइंट, तो 9 पॉइंट में यहाँ पे है 8.2 एनालाइज, यानी कि अब अगर हम बात करते हैं रेशियोज के बारे में, आपने करंट रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, आरओसी, फ्री कैश फ्लो, शेयर होल्डर पैटर्न, ये सब आपने देखा होगा, जितने भी आप डेटा पढ़ते हो, जितना भी आप देखते हो, उन सब में देखा होगा। स्टॉक मार्केट में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी स्टॉक्स को खरीदने के लिए। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये सब कैसे रीड करा जाता है और इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट रेशियो क्या होता है, फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्री कैश फ्लो क्या होता है, उसके बाद शेयर होल्डर पैटर्न क्या होता है। और अगर हम आगे बात करें तो 1 मिनट आगे मैं आपको और लेकर के चलता हूँ। हाँ, यहाँ पे 3 पॉइंट और है, यहाँ पे देखिए इन्वेंट्रीज टर्न रेशियो क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, और पीई रेशियो क्या होता है। ये सब जितने भी चीज़ है, ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना किसी भी स्टॉक्स को पढ़ने के लिए। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या है, तो एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला टर्म है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो डिस्कस द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी कितना जल्दी अपने किसी भी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकती है, उसी को बोलते हैं करंट रेशियो। कितनी ज़्यादा इसके पास लिक्विडिटी है, यानी कि इसके पास पैसे कितने हैं। एन आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, और रेशियो बिलो 1:1 वेयर करंट एसेट्स आर लोअर देन द करंट लायबिलिटी इज डेंजरस। यानी देखिए करंट रेशियो की बात करते हैं तो करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज़ को हम कह सकते हैं। एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई कंपनी ए है, इस कंपनी के पास 200 करोड़ रुपया इसके बैंक में पड़े हुए हैं, और इसने जो है वो 100 करोड़ रुपया लोन लिया हुआ है। 200 करोड़ रुपया इसके हैं जो बैंक में पड़े हुए हैं, और इसने 100 करोड़ रुपया लोन लिया है। तो इस केस में करंट लायबिलिटी क्या हो गया? करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। तो इस केस में 200 करोड़ बाई 100 करोड़, रेशियो कितना आ गया? 2:1 का रेशियो आ गया। तो ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, क्योंकि इसका करंट रेशियो जो है 2:1 में है, तो इसको अच्छा माना जाता है। अगर 1:1 रहे तो भी ठीक ठाक मानेंगे, लेकिन 1:1 से कम हो जाए तो खराब माना जाता है। मान लेते हैं इसी केस में ए में इसके पास 100 करोड़ जो है वो इसके बैंक में पड़े हुए हैं, और इसने 300 करोड़ का जो है वो लोन ले लिया। 100 करोड़ इसके बैंक में और 300 करोड़ का इसने लोन ले लिया, ठीक है। तो इस केस में अब करंट रेशियो क्या होगा? ये करंट रेशियो होगा करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, जो कि है यहाँ पे एसेट्स 100 करोड़ है और लायबिलिटी इसका 300 करोड़ है, तो जो कि 1:3 हो गया। तो ये खराब माना जाएगा। अब अगला टर्म है डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो देखिए द रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी में कौन कौन आता है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि जितना आपने उधार लिया है उसको डिवाइड कर देंगे, जितना आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस है प्लस शेयर कैपिटल है, इसी को बोलते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इज नॉन एज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अ डेब्ट फ्री कंपनी इज अमेजिंग पोजीशन, द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज हायर देन 2:1 रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी डेंजरस। यानी कि अगर कंपनी डेब्ट फ्री है तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग पोजीशन है, क्योंकि कंपनी के पास कोई उधार नहीं है और ये बहुत अच्छा खासा पोजीशन में है। लेकिन अगर किसी कंपनी का 2:1 से ज़्यादा अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस कंपनी मानी जाती है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लेते हैं कंपनी ये है, ठीक है, इसके पास डेब्ट यानी कि उधार जो है वो 300 करोड़ का है, 300 करोड़ का इसके पास उधार है, और इसके पास सरप्लस और अगर हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो 100 करोड़ है, जिसमें से 50 करोड़ इसका जो है वो शेयर कैपिटल है, 50 करोड़ जो है वो इसका क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस केस में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसका कितना होगा? डेब्ट होगा इसका डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो डेब्ट इसके पास कितना है? 300 करोड़ का, और इक्विटी कितना है? 100 करोड़ का। तो इसका कितना हो गया? 3:1। तो ये बढ़िया माना जाएगा या खराब माना जाएगा? खराब माना जाएगा, क्योंकि 2:1 से अगर बढ़ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। तो इस केस में अगर हम मान लेते हैं, फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं यही कंपनी ए, इसका मान लेते हैं कि 200 करोड़ इसने डेब्ट लिया है और इसके पास 100 करोड़ का जो है वो इक्विटी है। तो इस केस में इसका जो हो जाएगा वो डिवाइड करते हैं तो 2:1 का हो जाएगा। यहाँ तक चल सकता है, लेकिन इससे अगर ज़रा सा भी बढ़ता है रेशियो तो बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी कंपनी का जब देखें, एनालिसिस करें, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा डेंजरस है या कंपनी कितनी ज़्यादा स्टेबल है, कंपनी के पास अपना पैसा कितना है और कितना ये उधार ले रही है, ठीक है। अब अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला हमारे पास है ROC। आपने बहुत नाम सुना होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आज हम समझते हैं कि ROC को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है। तो देखिए इट इज़ कैलकुलेटेड एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड बाई मल्टीप्लाई 100, यानी कि इसका जो है वो परसेंटेज में निकाला जाता है। ROC का अगर हम बात करें फॉर्मूला तो देखिए एबिटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज में निकालने के लिए। तो ये आपका बताता है कि आपने जितना रुपया लगाया
उस रुपये पे आपको कितना रुपया जो है वो कमा करके मिला आपको। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेटेड एज द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले आपकी कितनी अर्निंग है आपको पैसे लगाने पर। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि फिर से इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो इसको सबसे पहले और इसके बारे में जो यहाँ पे डेटा है, हाँ देखिए, मान लेते हैं कोई कंपनी है यहाँ पे ए, ये जो कंपनी है इसने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको बेचा। कितने में बेचा इसको? मान लेते हैं कि ये जो कंपनी है इसको 120 रुपया में ये सामान को बेचती है। 100 रुपया यहाँ पे लगाया और 120 रुपया में बेची, तो कितना प्रॉफिट कमाई? 20 रुपया का प्रॉफिट कमाई। ठीक है, और 20 रुपया का प्रॉफिट कमाई तो ये कितना रुपया लगाई थी? 100 रुपया लगाई थी, तो डिवाइडेड बाई 100 रुपया मल्टीप्लाई इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में आता है। कितना परसेंटेज हो गया? 20% हो गया। तो ROC इसका कितना है? 20% इसका ROC है, यानी कि जितना पैसा लगाती है उसका 20% ये कमा लेती है। इसी को बोलते हैं ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कैपिटल लगाने पे ये कितना परसेंट वापस ले रही है। तो इस केस में 100 रुपया लगाती है, 120 रुपया में बेचती है, तो इसको 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। और फार्मूला क्या है? फार्मूला है इसका एबिट डिवाइडेड बाई सी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 100 रुपया है, इसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, तो कितना हो गया? 20%। तो ये इसका हो गया ROC। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये बताता है कि कंपनी में 1 रुपया लगाने पे कितना रुपया कमा रहे हैं और 2 रुपया लगाने पे कितना रुपया कमा रहे हैं। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। मानिए ये कंपनी ए है और एक कंपनी है, मान लेते हैं इसका, एक मिनट, मान लेते हैं कंपनी ये बी है। ये ए जो कंपनी है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये ए जो कंपनी है 100 रुपया लगा करके 120 रुपया का प्रोडक्ट जो है वो बेचती है। ठीक है, और ये जो कंपनी है वो 1000 रुपया लगा करके, ठीक है, 1000 रुपया लगा करके 1040 रुपया का प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, तो इस कंपनी में प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपया का, और इस कंपनी में प्रॉफिट कितना हुआ? 40 रुपया का। तो अब बताइए, अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना है, तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? ए में करेंगे इन्वेस्ट या बी में करेंगे इन्वेस्ट? बताइए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो आप बी में कर दोगे 40 रुपया, और ये 20 रुपया कमा रही है तो आप कम करोगे इसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि देखा जाता है कि ROC कितना कितना निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे ROC क्या है? 20 रुपया इसने जो प्रॉफिट कमाया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 100 मल्टीप्लाई बाई 100, कट गया, 20% आया। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें कितना है? 40 डिवाइडेड बाई 1000 रुपया इसने लगाया है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका ये जो कट गया इसका 4%। अब देखिए 20% इसका ROC है, इसका ROC सिर्फ 4% है। तो कंपनी रिटर्न कितना दे रही है? ये 20% दे रही है कंपनी ए, और कंपनी बी कितना रिटर्न दे रही है? कंपनी बी रिटर्न दे रही है 4%। तो अब आपको क्लियर हुआ। किसी का प्रॉफिट देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप देख लो कि इसके पीछे कितना रुपया लगाया है कंपनी ने। इसने 100 रुपया लगा करके 20 रुपया प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन इसको 40 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए 1000 रुपया लगाना पड़ा। तो आप समझ रहे हो? तो आपको ए में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा ROC, क्योंकि इसका 20% है, इसका ROC मात्र 4% है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अब चलिए हम अगला देखते हैं। तो अगला बात करते हैं, तो अगला है आपके पास फ्री कैश फ्लो। हमने पहले भी बात कर लिया और अभी इसके बारे में बात करते हैं। फ्री कैश फ्लो मतलब आपके पास कितना जो है वो हार्ड कैश पड़ा हुआ है, जो तुरंत आप बैंक से निकाल करके तुरंत आप कंपनी में लगा दो। देखिए फ्री कैश फ्लो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, फ्री कैश फ्लो इज कैलकुलेटेड एज द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन लेस नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अगर हम माइनस कर दें नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने पर उसके बाद जो बचता है उसी को बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। ठीक है, तो आगे देखिए, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो फॉर बैक टू बैक 3-4 ईयर इज कंसिडर्ड टू बी डेंजरस। फ्री कैश फ्लो can be calculated only after downloading the annual report because the figure related to the purchase and sale fixed assets are available in the separate item under the cash flow from the investing। देखिए अगर मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाऊं तो मान लेते हैं ये कंपनी ए है, इस कंपनी ने जो है वो 100 रुपया का प्रोडक्ट बनाया, इसको 150 रुपया में बेचा, और 150 रुपया बेचने के बाद इसके मान लेते हैं कि 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ। जाहिर सी बात है, यहाँ पे दिख रहा है कि 100 रुपया में बनाया प्रोडक्ट और 150 रुपया में बेचा, तो 50 रुपया का इसका प्रॉफिट है। ठीक है, अब इस 50 रुपया में मान लेते हैं कंपनी 30 रुपया का जो है वो कोई एसेट्स खरीद लेती है, कोई मशीनरी खरीद लेती है, मशीन मान लेते हैं खरीद लेती है कंपनी। तो अब इसके पास कैश फ्लो कितना बचा? 20 रुपया कैश फ्लो बचा, क्योंकि इसका जो है वो यहाँ पे फिक्स एसेट्स है। 30 रुपया का ये जो यहाँ पे दिख रहा है फिक्स एसेट ये है, तो फिक्स एसेट माइनस करना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि 50 रुपया कमाया कंपनी ने, लेकिन कंपनी जो है वो इसको मशीनरी है वो ख़राब हो गया, इसका मशीन जो है वो ख़राब हो गया, और 70-60 रुपया का मान लेते हैं मशीन खरीदना पड़ा, तो इसको माइनस में चल गए, 10 रुपया का माइनस में कैश फ्लो है, तो नेगेटिव कैश फ्लो है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है बैक टू बैक 3 to 4 ईयर्स इज कंसिडर्ड डेंजरस। कौन सा कैश फ्लो? नेगेटिव कैश फ्लो।
तो अगर नेगेटिव कैश फ्लो 3 से 4 साल तक दिखता है, जो कि माइनस में दिख रहा है, कंपनी पैसे कमा तो रही है लेकिन कंपनी के पास पैसा आ नहीं रहा है, जो पैसा है वो एसेट्स में चला जा रहा है और कंपनी जो है वो नेगेटिव में चल रही है। कंपनी पैसे कमाने के बावजूद भी कंपनी को उधार लेना पड़ रहा है, तो नेगेटिव कैश फ्लो अगर चल रहा है तो ये कंपनी डेंजरस मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 टर्म दिया हुआ है कैश फ्लो के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला है डिप्रेसिएशन और दूसरा है अमोर्टाइजेशन। अब देखिए क्या करके समझिए। डिप्रेसिएशन की अगर बात करते हैं तो एक मिनट यहाँ पे, हाँ देखिए, डिप्रेसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर एंड टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। देखिए डिप्रेसिएशन मतलब होता है कि कोई मशीन हमने खरीदा, मान लेते हैं कि मशीन हम ये वाला मशीन खरीदते हैं, ठीक है। अब ये मशीन चलते चलते ऐसा तो नहीं कि नया की तरह रहेगा, इसका खराब होगा, बहुत सारे पुर्जे बदले जाएंगे, बहुत पुराना हो जाएगा। और जहाँ हमने इसको 100 रुपया में खरीदा था, अब इसका दाम 40 रुपया है, जो कि कबाड़ में बिकेगा या फिर इसका लोहा जो है वो बिकेगा मात्र 40 रुपया में। तो इसका जो 60 रुपया है ये इसका डिप्रिसिएशन में गया। तो इसी को बोलते हैं कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर एंड टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेशन। मान लेते हैं कि पहले हम विंडो 7 यूज कर रहे थे, लेकिन अभी जो है वो विंडो 10 आ गया, विंडो 11, विंडो 12 आ गया, तो विंडो 12 पे हमें शिफ्ट तो होना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, विंडो 7 से तो काम नहीं चल पाएगा। तो ये जो विंडो 7 है ये टेक्नोलॉजिकल क्या होगी, ऑब्सोल्यूट हो गई। अब हमें विंडो 10 पे या विंडो 11, विंडो 12 पे शिफ्ट होना है, तो ये जो विंडो 7 का खर्च था इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा घटा, इसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन, यानी कि ये जो कॉस्ट है वो घट गया। और मशीन का एग्जांपल देकर के मैंने बता दिया आपको, रिडक्शन इन रिवेंट। या दूसरा अगर बात करता है तो अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन देखिए, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। 2 तरह के एसेट्स होते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। और जिसको हम छू से नहीं सकते, बस देख सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते, उसको इनटेंजिबल। एग्जाम्पल मान लेते हैं सीमेंट बनाने वाली कंपनी है और इसमें कोई मशीन है, तो मशीन आ गया, तो मशीन कंपनी के लिए एसेट्स हो गया और उसको हम छू भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, उसको हम टच भी कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं उसी कंपनी में उस मशीन को चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को क्या हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते, उसको बस हम जो है वो फील कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी जो है वो दिन बदलते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, तो ये सब जो है वो एसेट्स भी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अब ये जो है वो एब्सोल्यूट हो गया, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अब काम नहीं करेगा। जैसे मैंने विंडो 7 का एग्जांपल दिया, विंडो 10 में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो वैसे ही इनटेंजिबल एसेट्स, यहाँ पे आप जो विंडो 7 देख रहे हो ये इनटेंजिबल एसेट्स है, और ये मशीन जो देख रहे हो ये टेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि इसको छू सकते हैं। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आगे इसी में दिया हुआ है की एलिमेंट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप पढ़ना है तो उसमें की एलिमेंट क्या क्या है उसको आप एक बार देखिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहला है कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी, यानी कि ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो आ रहा है। और नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी इज बैड साइन बिकॉज इट मीन दैट द कोर ऑपरेशन ऑफ द कंपनी आर नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट कैश। यानी कि अगर कंपनी के ऑपरेशन से, चाहे वो जो भी सामान बना रही है और बेच रही है, उससे ही अगर ये नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बैड साइन है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी जो वो कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है, पैसा जो है वो जनरेट नहीं कर रही है। दूसरा अगर बात करता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कि कंपनी इन्वेस्ट करती है, उससे कैश फ्लो कैसा आ रहा है। एंड नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वुड नॉट बी नेसेसरी ट्रीटेड एज बैड बिकॉज इट वुड मीन दैट द वी हैव इन्वेस्टेड मोर देन सोल्ड लेस। यानी कि देखिए, अगर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमने जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया है, इसलिए हमें पैसा अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन बाद में जो पैसा है वो मुझे मिलेगा, इसलिए ये नेगेटिव होने से उतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये आप देख सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसको चलिए अब देखते हैं कि क्या है ये। और नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी मीन्स दैट वी हैव repaid the money borrowed earlier. The negative could also be because of the dividend payout and the interest. यानी कि अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करें और उसमें अगर आपको दिख रहा है कि ये जो है वो नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम दिख रहा है फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो वी हैव पेड द मनी बोरोड अर्लियर, यानी जो हमने पहले पैसा उधार लिया उसको हमने चुकाया है, तो ये हमें उतना ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं करना चाहिए नेगेटिव साइड में। ठीक है, द नेगेटिव कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द डिविडेंड पेमेंट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी लोन का, तो उसकी वजह से अगर नेगेटिव जा रहा है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है जितना ऑपरेशन की वजह से जो नेगेटिव जा रहा है उससे जितना दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने देख लिया। अब चलिए हाउ टू कैलकुलेट फ्री कैश फ्लो, इसका यहाँ पे डेटा दिया हुआ पूरी तरीके से हम समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये पार्टिकुलर्स है, ये हमारे पास 2018 का डेटा है और ये हमारे पास जो है वो 2017 का डेटा है, ये यहाँ पे। ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी की बात करते हैं तो देखिए 51,853 रुपया 2018 में, और 2017 में देख सकते हो 1,01,399 रुपया। कैश फ्लो फ्रॉम द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो 86,040 रुपया और 2017 में 52,777 रुपया।
और अगर हम बात करते हैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी तो 363, और अगर इसमें बात करते हैं तो 356। तो देखिए फ्री कैश फ्लो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 33,824 इसका नेगेटिव कैश फ्लो है, और अगर इसकी बात करते हैं तो 24,410 इसका नेगेटिव कैश फ्लो है। क्यों? क्योंकि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखिए इसका जो है वो 51,853 पॉजिटिव में आया। कैश फ्लो फ्रॉम द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स हमने खरीदा तो ये पैसा मेरे चले गए 86,040 रुपया, और सेल ऑफ प्रॉपर्टी ये 363 रुपया हमारे पास वापस आया। तो ये दोनों जो है वो मेरे पास पैसा, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है ये दोनों हमारे पैसा प्लस हो रहा है, और ये हमारे पास पैसा जो है वो माइनस हो रहा है, क्योंकि हम जो कुछ सामान खरीद रहे हैं तो पैसा हमारा जाएगा, और यहाँ से ऑपरेशन से आ रहा है और कुछ बेच रहे हैं तो इससे आ रहा है, तो ये हमारे पास प्लस हो रहा है। तीन दोनों को प्लस करने के बाद इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि इतना जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। और जाहिर सी बात है हम कमा रहे हैं 51,853 प्लस 363, और खरीद रहे हैं सामान 86,040 रुपया का, तो नेगेटिव तो जाएगा ही, तो नेगेटिव है। और दूसरे केस में 2017 की अगर बात करते हैं तो हमारे पास 1,01,399 रुपया का पॉजिटिव कैश फ्लो है, और उसके बाद हमने सामान खरीदा 52,777, और पर स्पेक्ट्रम चार्जेस की अगर बात करते हैं तो 73,388 रुपये का स्पेक्ट्रम चार्जेस है, और हमने जो बेचा सामान प्रॉपर्टी बेची 356 रुपये की, 356 करोड़ की बेची, तो हमने जो पैसा कमाया वो यहाँ और यहाँ से कमाया, ये दोनों से प्लस हुआ, और ये दोनों से पैसा माइनस चला गया। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पे एसेट्स खरीदा है 52,777 रुपये का, और हमने यहाँ पे जो है वो स्पेक्ट्रम का चार्जेस दिया है, ठीक है, जो कि 73,388 रुपया। तो अब देख सकते हो ये जो कैश फ्लो इसका रहा ये भी नेगेटिव में चला गया 24,410। तो देख सकते हो ये जो है नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है। तो 2017 में नेगेटिव है, 2018 में नेगेटिव है, और अगर 2019 में भी अगर इसका नेगेटिव जाता है तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है किसी भी कंपनी का, अगर ये डेटा है, और अगर 2019 में भी नेगेटिव चला जाता है तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है, डेंजरस मामला है, ठीक है। तो आप समझ गए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है कैश फ्लो, और कैश फ्लो कैसे देखा जाता है। अब हम अगला बात करते हैं, तो अगला है शेयर होल्डर पैटर्न्स, यानी कि शेयर होल्डर का पैटर्न्स क्या क्या है, जैसे किसके पास कितना कितना शेयर है। अ पार्ट ऑफ दिस हैज़ बिन डिस्कस्ड इन द टाइप ऑफ बिजनेस कवर्ड इन द पॉइंट 5। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वुड बी इफ प्रमोटर शेयर आर प्लेज इट इज़ कंसिडर एज द नेगेटिव पॉइंट। यानी कि हमने पहले भी देख लिया शेयर होल्डर पैटर्न क्या होता है। मान लेते हैं कि एक ये कंपनी है, मान लेते हैं ए कंपनी है, इसमें से 3 शेयर होल्डर हैं, मान लेते हैं, एक मिनट, ए नहीं यहाँ पे, बी, सी और डी, ठीक है। बी के पास 40% का स्टेक है, सी के पास जो है वो 20% का स्टेक है, और इसके पास भी 40% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा हो गया? शेयर होल्डिंग पैटर्न 40%, 20%, 40%, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम मान लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रमोटर का है वो प्लेज है। प्लेज मतलब क्या होता है? प्लेज मतलब होता है किसी को गिरवी रख करके पैसे लेना। तो इस केस में मान लेते हैं ये बी जो है वो 40% में से अपना 20% जो है वो प्लेज कर दिया है किसी बैंक के पास। मान लेता है बैंक जो है वो एसबीआई है, एसबीआई के पास इसने प्लेज कर दिया 20% का, और पैसे उठा करके ये लगा दिया, 200 करोड़ मिले इसने लगा दिया। तो ये जो प्लेज आपने किया ये दिख रहा है कि ये प्लेज किया है, और ये नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर को अपना शेयर गिरवी रख करके पैसा लगाना पड़ रहा है कंपनी में, तो मतलब कंपनी जो है वो पैसा जनरेट नहीं कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं जा रही है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगला अगर पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है इन्वेंट्री टर्नआउट रेशियो। इन्वेंट्री टर्नआउट रेशियो मैं आपको समझाता हूँ, उसके पहले एक बार पढ़ लीजिए। द रेशियो डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड। एग्जाम्पल, इफ द इन्वेंट्री टर्नआउट फॉर द कंपनी इज 8, इट मीन्स, देखिए इट मीन्स दैट द साइकिल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द इंटायर इन्वेंट्री हैपेंस 8 टाइम्स विद इन 1 ईयर। देखिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कंपनी ए है, ठीक है, ये कोई पेन बनाती है। अब ये पेन 1000 बनाई पेन, और अपने इन्वेंट्री यानी कि गोदाम में रख दिया। 1000 पेन इसके एक बार बिक गए, 1000 पेन फिर से बनाया इसने, इसके दूसरे बार बिक गए, और ऐसे करके ये 10 बार अपना जो है वो एक साल में 1000 पेन बेच देती है। एक साल में ये 10 बार इसके 1000 पेन बिक जाते हैं। तो इसका इन्वेंट्री टर्नआउट रेशियो कितना हो गया? 10:1 हो गया, यानी कि इसके जो है वो एक साल में 10 बार बिक जाता है, यानी कि इसका जो गोदाम है वो 10 बार खाली होता है और 10 बार भरा जाता है एक साल में। तो अगर किसी का इन्वेंट्री रेशियो 8 है, यानी कि 8 टाइम्स है, तो अच्छा माना जाता है। उससे ऊपर है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे अगर कम है तो खराब माना जाता है। अगर यही ए कंपनी अगर एक साल में 5 ही बार पेन बना करके बेच पाती है तो इसका इन्वेंट्री रेशियो खराब माना जाता है, लेकिन इस केस में ये 10 बार बना के बेचती है तो इसका रेशियो 10 हो गया, तो ये 10 टाइम्स से अच्छा माना जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जितना ज़्यादा बार बना करके बेचेगी उतना ज़्यादा पैसा आएगा इसके पास, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो जितना ज़्यादा इन्वेंट्री रेशियो उतना ज़्यादा बढ़िया। अगला अगर हम 7वें टर्म की बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने पहले भी बताया वही चीज़ है, फिर से देखिए। द कंटिन्यू ग्रो रिजर्व एंड सरप्लस इज कंसिडर टू बी गुड साइन टू डू अ गुड एनालिस्ट एटलीस्ट 5 ईयर डेटा इज टू बी चेक्ड। यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस लगातार बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छा साइन है, और इसके लिए अच्छे एनालिसिस करने के लिए 5 साल का डेटा हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। रिजर्व सरप्लस जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारे पास ये देखिए, एक मिनट ऊपर कर देता हूँ इसको, हाँ 8वें नंबर का पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, आप देख लीजिए। पीई रेशियो, प्राइस टू अर्न रेशियो, ठीक है। अब प्राइस टू अर्न रेशियो एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा।
पीई रेशियो इज कैलकुलेटेड एज द मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर, यानी कि मार्केट प्राइस क्या है कंपनी का, एक शेयर का, और उसके शेयर पे वो कितना रुपया कमाती है। एन इन्वेस्टर शुड ऑलवेज कंपेयर पी विद द इंडस्ट्री पी। इफ द कंपनी पी लेस देन द इंडस्ट्री पी देन द इन्वेस्टर में सच एज शेयर। This is because we are getting share the cheaper valuation as the company industry. However, an investor also understand the reason behind the cheaper valuation. If all the other ratio are shown negative picture, it means that the company does not deserve a good valuation and thus it is cheaper. Then thus the investor should not invest. देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको बढ़िया से, ठीक है। एक बार इसको, हाँ यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं एक कंपनी ए है, इसका एक शेयर का जो वैल्यू है, एक शेयर का जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है। अब ये कंपनी के टोटल शेयर मानते हैं कि 100 टोटल शेयर हैं इसके, ठीक है। अब ये कंपनी साल भर में कमाती है 1000 रुपया, ठीक है। तो अगर हम एक शेयर पे कितना कमा रही है इसकी अगर बात करते हैं तो 1000 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया, एक शेयर पे 10 रुपया कमा रही है, तो एक शेयर पे कितना कमा रही है, 10 रुपया कमा रही है। तो इसी को बोलते हैं प्राइस टू अर्न रेशियो, यानी कि एक शेयर पे ये कितना कमा रही है, एक शेयर पे 10 रुपया कमा रही है और इसका प्राइस कितना है, 100 रुपया है। तो प्राइस टू अर्न रेशियो क्या होगा, प्राइस मतलब कि 100 रुपया इसका जो प्राइस है, अर्न कितना है, 10 रुपया इसका अर्न है, तो प्राइस टू अर्न रेशियो इसका हो गया 10:1, यानी कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए आपका 10 रुपया लग रहा है। यानी कि आप जो इसको शेयर खरीद रहे हो तो आपको 1 रुपया ये जो कंपनी कमा के देगी उसके लिए आप 10 रुपया पे कर रहे हो, ठीक है। तो यही हो गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, उतना बढ़िया होता है, क्योंकि आपको अंडर वैल्यूड मिलेगा। और जितना ज़्यादा प्राइस टू अर्न रेशियो होता है उतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। और एक बात और ध्यान रखिए, मैं आपको यहाँ डिलीट करके दिखाता हूँ। हाँ देखिए, इंडस्ट्री पी होता है, यानी कि पूरी इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्न रेशियो निकाला जाता है और कंपनी पी के पी से कंपेयर किया जाता है। तो अगर इंडस्ट्री का पी कंपनी के पी से कम है तो कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है, यानी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। और अगर इंडस्ट्री का पी कंपनी के पी से कम है यानी कि ज़्यादा है तो कंपनी का पी इंडस्ट्री से सस्ता हो गया, तो कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड मानी जाती है। लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि कंपनी जो है वो आपको अंडर वैल्यूड है, सस्ते दाम में मिल रही है इसलिए खरीद लीजिए। आप और सारे भी चीज़ को देखिए, अदर रेशियो को भी आप जरूर देखिए। अगर वो सब नेगेटिव पिक्चर दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी का सब कुछ नेगेटिव है तो पी भी नेगेटिव होगा। तो ऐसा नहीं कि आप अंडर वैल्यूड मिल रहा है तो आप इसको इन्वेस्ट कर दीजिए, आप और सारा डेटा देखिए और पी को भी देखिए। तो आई थिंक ये आपको कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया होगा। पी रेशियो आपको बताता है कि आप 1 रुपया लगा करके कितना रुपया कमाने वाले हैं उस कंपनी से, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पार्ट 1 यहीं खत्म करते हैं। पार्ट 2 में हम इसके बारे में जो है वो पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने आपको पार्ट 1 में जितना कुछ समझाया उसको आप एक बार जा करके टेस्ट करिए, उसके बारे में समझिए, और अगर जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ मुझे कमेंट करिए। तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही इसका पार्ट 2 आएगा वैसे ही आपको तुरंत पता चल जाए और पार्ट 2 देख करके आप पूरी तरीके से समझ जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।